जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हम आशा और उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। देख मेरे भाई मेरे दोस्त, एक दो दिन क्लास ना आए तो ज़्यादा है ना, तो सभी को काम होता है, काम के अंदर भूल जाते हैं। आपको तो नहीं भूलते, आप तो मेरे सिर के ताज हो, आपको कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ये जो क्लासेस चल रही है, ये हमने मुहिम चलाई है, राजस्थान का भूगोल जो है वो पूरा करवाया जाएगा बहुत ईमानदारी के साथ, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको ये बात कहूँगा कि सिलेक्शन लेने के लिए जेब में गांधी होना जरूरी नहीं है, लेकिन दिल में गांधी जरूर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम नहीं, आप जो सोच रहे हो वो नहीं, मजबूरी का नाम कहाँ महात्मा गांधी, ताकत का नाम महात्मा गांधी था, तो वो चीज़ है। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आपा जी को टॉपिक पढ़ा, वो पढ़ा क्लाइमेट के बारे में, यानी राजस्थान की जलवायु के बारे में। जलवायु की क्लास नंबर आज कौन सी है? 4। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और शानदार टॉपिक है, सुनते रहिएगा मेरे भाई ध्यान से। हम जो कल बात खत्म किए थे, मैंने आपको कल पढ़ा दी थी ग्रीष्म ऋतु, मैंने आपको कल पढ़ा दी थी वर्षा ऋतु। आज जो मैं आपके सामने बात करूंगा नंबर 3, वो करूंगा शरद ऋतु की। कौन सी ऋतु? शरद। जो ग्रीष्म ऋतु थी मेरे भाई, जो ग्रीष्म ऋतु थी, उसका जो आपने काल मुझे बताया था, आपने कहा था सर उसका काल है मध्य जून से सितंबर तक, तो ये शुरू होगी अक्टूबर से मध्य दिसंबर। कई कई बुक में दिसंबर भी लिखा हुआ मिलता है। देखो इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऋतुओं को 4 भागों में बांटा था अपने, क्योंकि हमें बेहतर से समझ में आ जाए बस, इसलिए आप पढ़ो। प्रश्न सारे सही हो ही जाएंगे, एक बार टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, इस बात का आइडिया हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। शरद ऋतु ये यानी ये जो महीना होता है ये होता है सर्दियों वाला, लेकिन इसमें जो सर्दी पड़ती है वो हल्की सर्दी पड़ती है, ज़्यादा कड़क वाली सर्दी नहीं पड़ती। इस हल्की सर्दी को गुलाबी सर्दी भी कहा जाता है मेरे भाई। कौन सी सर्दी कहते हैं? गुलाबी सर्दी। और ये जो है वो दीपावली के आसपास आ जाती है, दीपावली के आसपास ये हल्की सर्दी गुलाबी सर्दी पड़ती है। इसके अंदर क्या स्थिति बनती है तो देखिएगा ध्यान से। इसमें स्थिति एक ही बनती है, ये प्यारा सा भारत, ये प्यारा सा भारत, ये रहा अपना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि 6 महीने जो हवाएं हैं वो इस प्रकार रहती हैं, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मैंने कहा था कि 6 महीने जो हवाओं की दिशा रहती है वो ऐसे रहती है, यानी 6 महीने तो ये इस प्रकार रहेंगी दिशाएं, और 6 माह जो है वो दिशा इस प्रकार रहेगी। इतनी बात मैंने आपको समझाई थी। अच्छा, हवा याद रखना ऐसे नहीं चलती है, जब ये 6 महीने ये वाली दिशा ऐसे नहीं चलती है, हवाओं की दिशा जो होती है वो इस प्रकार होती है, ऐसे इस प्रकार। तो सुनते रहिएगा मेरे बात ध्यान से। ऊपर क्या था? ऊपर से इस प्रकार हवाएं चली। क्या चली मेरे दोस्त? गुरुजी ऊपर से हवा चली, ये लो, ये चली। सुनते रहना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, अब तुम्हें मुझे 3-4 बातें बतानी होंगी। इधर क्या है गुरुजी? इधर है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है गुरुजी? इधर है अरब सागर। अच्छा, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं, कल मैंने करवाया था आपको। प्रश्न ये है कि राजस्थान में या भारत में मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है? मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, बताना। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी, और ऑप्शन डी हिंद महासागर। और फटाफट मुझे इसका उत्तर चाहिए, बता दो। गुरुजी आपने एक बात लिखाई थी कल
इसके दक्षिण में यहां पर है मेडागास्कर और यहां से मानसून आता है इस प्रकार से। तो मेरे भाई मैंने मेडागास्कर तो ऑप्शन में नहीं दिया, इनमें से बताओ क्या होगा। गुरुजी यहां पर है नीचे, उधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे है हिंद महासागर। तो राजस्थान में जो भारत में कहीं भी मानसून आता है वो कहां से उत्पत्ति होती है? हिंद महासागर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐड कर लेना। बंगाल की खाड़ी मत कर देना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है मानता हूं, लेकिन उत्पत्ति कहां से होती है? उत्पत्ति होती है हिंद महासागर से। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई गुरुजी। चलो सुनो ध्यान से। अब क्या होता है, ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं जो है ऊपर थल है, ऊपर क्या है? थल, और नीचे क्या है? जल। तो ये हवाएं थल से जल की ओर आ रही है। हवाएं इस ऋतु में कैसे रहती है? इस ऋतु में हवा जो रहती है, यानी हवा वह थल से जल की ओर रहती है। हवा थल से जल की ओर। और एक प्रश्न और याद रखना, सर्वाधिक तेज हवाएं किस महीने में चलती है? दो प्रश्न आएंगे, एक तो आएगा तेज हवा का और एक आएगा धीमी हवाएं। तो मेरे भाई सर्वाधिक तेज हवाएं जो चलती है वो जून के महीने में चलती है, जैसे जून, और जैसे जनवरी के महीने में धीमी हवाएं चलती हैं। गुरुजी बात समझ में आ रही है हमें? देखो थल से जल की ओर हवाएं रहेंगी, तो थल में तो क्या है? सूखापन है। तो यहाँ जो हवाएं आएंगी उनमें आर्द्रता बहुत कम होगी। क्यों कम? इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जैसे गंगा नदी बह रही है, ठीक है, यमुना नदी बह रही है, काफ़ी ऐसे जैसे कोई झील हो गई, ऐसे स्रोत हैं, वहाँ से हल्का हल्का जल भरेंगी ये हवाएं और हल्की हल्की वर्षाई कर देंगी। लेकिन कुछ जो हवाएं थी वो इधर बढ़ गई, किधर? बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पर खूब मात्रा में क्या भरा हुआ है? जल। खूब मात्रा में बहुत जल है। अब इधर वाला ये जल अरब सागर के तो काम ही नहीं है कोई, क्योंकि सीधी हवाएं निकल गई, इधर कोई चीज ही नहीं है टकराए जिससे। लेकिन सुनो ध्यान से, ये जो मानसून आ रहा था इधर, इन्होंने अब आर्द्रता ग्रहण कर ली, यहाँ जल है उससे, और आते आते ये यहाँ टकराया बहुत जोर से। यहाँ पर जो टकराया उस स्थान का नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल पर यहाँ पर धुआंधार वर्षा हुई। तो एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा मेरे भाई कि लौटते हुए मानसून से, ये लौटता हुआ मानसून तो है, लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? सर्वाधिक वर्षा, देख मेरे भाई, लौटते हुए मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल जो तट है वो भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर। तो यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। एग्जाम में प्रश्न आता है लौटता हुआ मानसून आता कब है? लौटता हुआ मानसून के महीने बताओ। तो लौटता हुआ मानसून का अगर प्रश्न पूछे किस माह में आता है, तो आप याद रखना अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य का जो समय है वो किसका है? लौटते हुए मानसून का। अच्छा गुरुजी आप मुझे ये बताओ कि हवाएं नीचे की ओर क्यों चल रही है? मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। मैंने ये बात सिखाई थी या नहीं सिखाई थी? बिल्कुल। दिसंबर का महीने की बात हो रही है यहाँ पर। किस महीने की? दिसंबर की। और आपको पता है कि एक रेखा है, इस रेखा का नाम तो है भूमध्य रेखा, और इसके नीचे एक रेखा हो रहा है इस प्रकार से। अब मेरी बात सुनते रहिएगा ध्यान से। ऊपर वाली रेखा का जो नाम है वो तो है भूमध्य, और नीचे वाली रेखा का नाम है, सुनना मैं बता रहा हूँ हवाएं क्यों तेज चल रही है इधर, इधर की ओर क्यों चलती हैं हवाएं 6 महीने। सुनना ध्यान से कंसेप्ट को। नीचे जो है वो है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। आप मुझे एक बात बताइएगा, वो बात ये है कि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य दूसरी बार चमकता है वो कौन से महीने में? आप कहोगे गुरुजी वो चमकता है 23 सितंबर को। अब याद कैसे रखें? 23 सितंबर या दिसंबर नहीं है। देखो ABC 3 में आता है अल्फाबेट, और C से सितंबर होता है। और यहाँ याद रखना 22 दिसंबर, 2 और 2 4 होते हैं, 4 पे D आता है, ABCD 4 पे आता ना। तो 22 दिसंबर को सूरज कहाँ चमकेगा? मकर रेखा पर। अच्छा जब अब सितंबर के बाद ही आएगा दिसंबर, तो कहने का मतलब सूर्य दक्षिणायन हो रहा है। सूर्य यहाँ पर दक्षिणायन है तो तापमान क्या होगा गुरुजी? यहाँ तापमान अधिक होगा। तो बताइएगा यहाँ वायु दाब कैसा बनेगा?
गुरुजी वायु दाब, तापमान सॉरी अधिक और वायु दाब क्या होगा, कम। यही सिखानी है, तापमान यहाँ अधिक है और वायु दाब। यहाँ स्थिति कुछ और है, यहाँ पर तापमान तो कम है क्योंकि सूरज तो है ही नहीं, यहाँ सूरज तो नीचे गया, तापमान कम है। और यहाँ पर जो वायु दाब है वो क्या है मेरे भाई, वायु दाब अधिक है। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, कल क्या है कि बोलते टाइम मैंने कहा था वायु दाब क्या है, तो वायु दाब वायु का भारी वायु दाब है। वायु दाब को मापा जाता है मिली बार के अंदर। एमबी को याद रखना, अपने फोन यूज करते हैं एमबी यूज होती है ना, एमबी को याद रखना, एमएम मत याद रखना, एमबी मिली बार। मैंने कल शायद, मेरे को याद है शायद मैंने इसे बोल दिया मिलीमीटर। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसी छोटी छोटी बातों, देखो अपने को पढ़ना है, अपने को इन छोटी बातों से बहुत आगे जाना है। आप कभी भी ऐसी बातों को पकड़ के मत बैठा करो कि गुरुजी आपने वो मिलीमीटर बोल दिया। देखो मास्टर जो होता है ना, कोई भी अध्यापक है, वो आगे की सोच के चलता है कि मैं मेरे विद्यार्थी को आगे क्या दूंगा और आगे क्या करवाऊंगा। इसीलिए वो थोड़ा आगे का जो मैटर है वो जवान पे पहले आके बोल देते हैं। तो उसको आप कहते हैं चिंता न करें, आराम से मेहनत के साथ पढ़ें। और अच्छा देखो, मेरे को बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता कि आप क्लास शेयर करो, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, खुद ही कर लिया करो यार, ना कहना पड़े तो बात है, ठीक है। अच्छा, हवा का एक सिस्टम होता है, हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। मैंने आपको सिखाया हुआ ही है, हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी। तो देखो यहाँ उच्च वायु दाब बना, यहाँ निम्न वायु दाब, तब हवाएं इस प्रकार चलेंगी, ठीक है। हवाएं कभी खड़ी नहीं चलती, इस प्रकार से चलेंगी हवाएं। तो याद रखना, लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट। ऐसी हवाओं के साथ इधर से हवाओं, यहां पर एक देश है जिसका नाम है रूस। देश का नाम क्या, रूस। अगर आपसे प्रश्न पूछे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन सा है, तो वो देश है रूस। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, ठीक है। भारत कौन सा स्थान रखता है मेरे भाई, भारत का क्षेत्रफल के मामले में 7वां स्थान है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की बात करें तो 4.42% है, जिसे आप कह सकते हो 4.42%, सॉरी 2.42% है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, मैं आपको कह रहा हूं जो हवाएं हैं वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर इस प्रकार हवाएं चल रही हैं। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। इन हवाओं के साथ एक जीव आता है जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, या इसे आप कह सकते हो सारस। साइबेरियन सार्स या साइबेरियन क्रेन जो आता है वो किस ऋतु के अंदर भारत आता है, वो आता है वो शरद ऋतु में भारत आता है। बोलो बात इतनी समझ में आ गई, बिल्कुल गुरुजी, हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरह से इस भाग के अंदर, यानी शरद ऋतु में राजस्थान में कोई इतनी खतरनाक धुआंधार वर्षा नहीं होती है। सर्दियों का मौसम है, इस महीने में तो वर्षा आप कहाँ देखते हो, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इतनी वर्षाएं नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल गुरुदेव। अब आगे बढ़ो, अब आपको मैं 1 मिनट क्लास देख लेता हूँ, चल रही है बढ़िया, बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है। अब मैं आपको आगे कंसेप्ट जो समझा रहा हूँ अब वो है, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझना है शीत ऋतु को। मैंने एक बार आपको वो करवाया था, शायद याद हो तो, मरुस्थल। मरुस्थल में एक वर्षा लिखाई थी मावट, वो तो वहां मैंने ऐसे ही टेम्परेली से समझाया था बनाकर। मेन जो कंसेप्ट है वो अब यहां समझ लेंगे अपने। 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, तो सुनिएगा ध्यान से। शरद ऋतु की मैं आपको बात बताऊं तो सुनते रहिएगा बस आप। 1 मिनट, ठीक है। सुनते रहना ध्यान से मेरी बात को और समझना अच्छी तरह से कंसेप्ट को। इधर है मेरे भाई भूमध्य सागर, ठीक है। इधर है लाल सागर और ये है फारस की खाड़ी, ठीक है।
ये अपना नीचे हो गया हिंद महासागर, उधर हो गया प्रशांत महासागर। अब सुनना, मैं जो आपको बात समझा रहा हूं, पहले इसको समझने से पहले आपने एक शब्द पढ़ा होगा, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, गुरुजी ये क्या होता है? जेट स्ट्रीम जो होता है वो किसे कहते हैं? तो संपूर्ण ग्लोब में या संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर, पप्पू को याद रखना। किसको याद रखेंगे? पप्पू को। पप्पू, पै से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवा, चलने वाली हवा क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम। अब इसमें क्या होता है? हवाओं की दिशा ऐसे होती है, जेट यानी पश्चिम से पूर्व चलेंगी तो ये रही पश्चिम दिशा, ये इस प्रकार से हवा होती है। ठीक है, हवाओं की दिशा ये होती है। इसमें क्या मामला होता है मेरे भाई? ये अपना जो है, ये है भारत। ये क्या है? भारत। ठीक है, अच्छा, हवाओं की दिशा यूं होती है, तो कुछ हवाएं आई इधर इस ओर से, एक मिनट, इस ओर से, इन हवाओं ने भूमध्य सागर का जल ग्रहण किया। पहले तो हवाओं में इतनी आर्द्रता नहीं थी, सूखी हवाएं थी। ये सामान्य स्थिति के अंदर होता है ऐसे ना, सामान्य स्थिति के अंदर। शीत ऋतु का काल कब से कब तक है? ये मिड दिसंबर से, मध्य दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, ये उसकी कहानी है सारी। इसमें क्या होता है? भूमध्य सागर से इस प्रकार से वर्षा आई और यहां पर थोड़ी सी हल्की वर्षा हुई। ये जो होती है ये जो वर्षा है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवात उठते हैं। तो यहां जो चक्रवात हल्की हल्की वर्षा कर देगा, ये चक्रवात। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा इधर से और बढ़ा आगे, तो इसने फारस की खाड़ी का भी जल ले लिया। इस प्रकार आगे चला तो यहां पर ये इस प्रकार से हवाएं हैं। यहां इधर एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, और राजस्थान में एक जिला है बीकानेर। मैं भारत और राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूं, राजस्थान जीके ज्यादा पढ़ा रहा हूं, इसलिए राजस्थान की बात ही बताऊंगा। राजस्थान में किस हिस्से में, पश्चिमी जो एरिया है ना बीकानेर वाला, वहां पर ये जो वर्षा है वो सर्वाधिक होती है। और भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? पंजाब के अंदर। बात समझ में आई? ये चक्रवात यहीं पर वर्षा कर देते हैं। कर दी? ठीक है। किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये जो वर्षा है ये कहाँ से होती है? तो याद रखना, भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर से। इधर ही है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से ये वर्षा होती है। भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर कारण है पश्चिमी विक्षोभ। गुरुजी जो वर्षा हो रही है, इस वर्षा का नाम क्या है? इस वर्षा का नाम है मेरे भाई मावट वर्षा। दोगड़ा वर्षा किस ऋतु में होती है? मेरा एक प्रश्न आपसे। दोगड़ा वर्षा यहां लिख रहा हूं, दोगड़ा। गुरुजी दोगड़ा जो वर्षा है वो तो होती है ग्रीष्म ऋतु में, सेवनीय धाराओं से। बिल्कुल मेरे भाई, आपका राइट उत्तर है। सुनते रहिएगा ध्यान से। मावट वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक है। किस फसल के लिए? रबी की फसल के लिए लाभदायक है। जैसे कोई चना हो गया, गेहूं हो गया, उनके लिए क्या मानी जाती है? लाभदायक। अच्छा, मावट वर्षा भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? मावट वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, यह भारत में सर्वाधिक जो होती है, भारत में सर्वाधिक जो होती है वो पंजाब के अंदर होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो होती है, राजस्थान में जो सर्वाधिक होती है वो बीकानेर में होती है। अच्छा, ये वर्षा जो होती है वो लाभदायक वैसे नहीं होती है इंसान के लिए। कई बार देखे इस पानी में नहाते नहीं है लोग। बाकी वैसे महीना भी ऐसा ही है, जनवरी फरवरी वाला, इसमें वैसे कोई नहीं नहाता है। लेकिन पानी में अगर नहा लेते हैं तो फिर वो बीमारियां शुरू हो जाती है इसमें। ये देखो पानी किसका है? दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। इनका ये जल लेकर आती है, तो इस प्रकार ये सूटेबल नहीं रह पाता कि इसमें नहा ले, है ना। तो ये थी शीत ऋतु की बातें। कौन सी ऋतु की बात? शीत ऋतु की। मैं आशा उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह से शीत ऋतु भी समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमारे वर्षा करती है शीत ऋतु में मावट वर्षा।
इस मावठ वर्षा को सुनहरी बूंदे वह गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, वह गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, ड्रॉप्स भी कहा जाता है। सुनहरी बूंद और गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहते हैं? मावठ वर्षा को ही कहते हैं। बिल्कुल गुरुजी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आने के बाद हमला अगला पड़ाव जो होगा अब वो क्या होगा वो देखो। आज हम केवल इसको पढ़ लेते हैं और मैं आपको एक जानकारी की बात और बता दूं, ये जीके बाय अजय सर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है और इस पर आप जुड़ जाना, क्योंकि इसमें ये पीडीएफ वगैरह मैं डाल देता होता हूँ, है ना। और ये अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है सूरतगढ़ में। अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ना चाहते हो, किसी को साथी को भेजना चाहते हो इच्छुक को, तो वो भेजो। हाँ, हमारे पास आएगा। हम सिर्फ एक चीज़ कहेंगे विद्यार्थी को, हमें एक बार समय दो। आपको ऐसा एहसास करवा देंगे कि वास्तव में मतलब हमने पढ़ा यही है, असली वो बात है। इतनी खूब मेहनत करवाएंगे भाई। ये अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नंबर है 9672418453। इस पे आप संपर्क करके सूरतगढ़ में कभी भी आना कभी भी हमें मौका देना, हम आपको पढ़ाएं। हम खुश नसीब होंगे आपको पढ़ाएंगे तो भारतीय मौसम विभाग वेधशाला कहाँ पर है? जयपुर में। एक ये प्रश्न याद रखना। अब इनको क्या आपको रटने हैं? अब ये ऐसे मान लो कि वन लाइनर है, जलवायु टॉपिक में जो समझने वाली चीज़ थी वो समझी। अभी तो अल नीनो लाल नीनो वो वगैरह वो सारा कुछ समझेंगे एक बार, यानी अल नीनो के राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ते हैं, फिर कोपेन के वो जलवायु वर्गीकरण वो सारे समझेंगे, ठीक है। तो इस कारण मैं आपको कह रहा हूँ ये ध्यान से हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझना। राजस्थान की औसत वर्षा जो है वो कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। बोलो, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान में औसत वर्षा के दिन कितने हैं, लिखो औसत वर्षा के दिन। राजस्थान में जो औसत वर्षा के जो दिनों की संख्या है, बिश्नोई धर्म में जो जाम्बो जी ने नियम दिए थे वो कितने दिए थे? 29। तो 29। अच्छा, वर्षा वाला दिन कब माना जाता है? वर्षा वाला दिन राजस्थान में वर्षा वाला दिन तब माना जाता है जब 0 से 0.25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए, तो उस दिन को क्या माना जाता है? वर्षा वाला दिन। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? मैंने कहा था झालावाड़ जिले में होती है, लगभग 40 दिन। कितनी वर्षा? 100 सेंटीमीटर तक। झालावाड़ में सर्वाधिक, तो न्यूनतम जैसलमेर में आओ। न्यूनतम जो वर्षा होती है वो जैसलमेर में 5 दिन 10 सेंटीमीटर तक। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या देता है, राजस्थान में वर्षा वाला स्थान बताओ, स्थान। तो वो स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। यहाँ 48 दिन वर्षा होती है, लगभग 125 से 150 सेंटीमीटर तक। स्थान पूछे तो माउंट आबू करना, जिला पूछे तो झालावाड़। ज्यों जिला ज्यों झालावाड़, ठीक है। स्यों स्थान स्यों सिरोही, ओके। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम। ज्यों जिला ज्यों जैसलमेर, स्यों स्थान स्यों सम। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। सम जैसलमेर में तहसील है, 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सम तहसील की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सम एक वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ वनस्पति नहीं होती क्योंकि वर्षा बहुत कम है। वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? सम। और राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है कौन सी? सम तहसील। एक बात ये याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला, वार्षिक वर्षा होती है प्रतापगढ़ में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर प्रश्न पूछा है राजस्थान में सारों ज्यादा वर्षा घटा हुआ है झालावाड़, वार्षिक वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर दिन भर जैसलमेर में रहता है, वर्ष भर वार्षिक पूछे तो चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा है? वो है चूरू। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और बन जाता है, शीत ऋतु में क्या? इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं प्रश्न लिख देता हूं नीचे। प्रश्न ये है मेरे भाई कि शीत ऋतु में राजस्थान ठंडा रहता है, उसका कारण क्या है? राजस्थान क्या रहता है? ठंडा। तो इस ठंडे रहने का कारण तो आप कहोगे मरुस्थल या रेतीली मिट्टी को। कैसे? क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं। कण क्या होते हैं? बड़े। जो सर्दी पड़ेगी तो जल्दी ठंडे हो जाएंगे, गर्मी पड़ेगी तो जल्दी ही क्या हो जाएंगे? जल्दी ही गर्म हो जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े कण होते हैं इसके।
इतने रियल में होते नहीं है जितने बनाए हैं, मेरे को आप समझने की कोशिश करो, है ना। हाँ, अब इसमें जो धूप आई तो बहुत गहराई तक चली जाती है, जिस कारण ये मिट्टी जल्दी क्या हो जाती है, गर्म। जब सूरज पड़ा तो जल्दी गर्म होगी, जब सूरज नहीं पड़ा तो इसके कण ऐसे होते हैं, मोटे तो होते ही हैं, ठंडक को भी ये जल्दी ग्रहण करते हैं। तो याद रखना मरुस्थल है, पूछा जाएगा प्रश्न, शीत ऋतु में राजस्थान ठंडा रहने का कारण क्या है, मरुस्थल, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान पूछे तो फलोदी, और फलोदी कहाँ है, फलोदी है जोधपुर के अंदर, फलोदी कट है जोधपुर के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई, ओके गुरुजी, इतनी समझ में आ गई। चलो इनको अपने पूरे कर ही देते हैं आज, फिर कल है ना वो कोपेन वाला देख लेंगे, उसके बाद अनलिनो नानिनो वाला वो देख लेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लेना, ठीक है, सारों को अच्छी तरह से लिख लेना। राजस्थान में सबसे ठंडा जिला चूरू, और गर्म भी चूरू। राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है, और न्यूनतम आर्द्रता जैसलमेर की। देखो आर्द्रता वहां की ज्यादा होगी जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, तो वर्षा ज्यादा कहाँ होती है, झालावाड़ में, इसलिए आर्द्रता ज्यादा। आर्द्रता मतलब ठंडक, आर्द्रता जैसे झालावाड़ की है, न्यूनतम आर्द्रता जैसलमेर की। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक आर्द्रता कौन से महीने में रहती है, तो आप कहोगे अगस्त के महीने में। अगर पूछे न्यूनतम आर्द्रता जो रहती है वो कौन से महीने में रहती है, ऐसे ही होएगा लेकिन वो छोटा हो जाएगा। न्यूनतम मतलब अगस्त में 4 अक्षर है, अप्रैल में 3 अक्षर है, तो अप्रैल में याद रखना जो आर्द्रता है वो कैसी रहती है, न्यूनतम, और अधिकतम आर्द्रता जो रहती है वो अगस्त में रहती है। अच्छा, एक प्रश्न हो सकता है कि कपड़े देरी से किस महीने में सूखते हैं, तो कपड़े जो देरी से सूखते हैं वो अगस्त में सूखते हैं। कौन से महीने में, अगस्त में। नोट, अगस्त के महीने में कपड़े देरी से सूखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग पूछे तो कोटा, और न्यूनतम जोधपुर, क्योंकि जोधपुर संभाग में जैसलमेर आता है, तो जैसलमेर में न्यूनतम वर्षा हुई तो जोधपुर आ गया। कोटा संभाग में झालावाड़ आता है, जैसे कोटा बाबू, कोटा झालावाड़ 12 बूंदी, तो झालावाड़ आ रहा है ना, तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कौन सा है, सर्वाधिक नदियां भी यही हैं। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग पूछे तो सर्वाधिक आर्द्रता भी इसी संभाग की रहती है, क्योंकि नदियां और वर्षा यही ज़्यादा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि जो होती है वो जयपुर में होती है सर्दी के मौसम में। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान ये झालावाड़ और जयपुर के अंदर आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती है, लगभग एक साल में 27 दिन। और दूसरा जिला पूछे तो हनुमानगढ़, लगभग 23 दिन। न्यूनतम आंधियों की अगर बात करें तो झालावाड़ के अंदर 3 दिन, कोटा के अंदर 5 दिन आती है। ये बात आप याद रखना। लास्ट बात और पढ़ो, लास्ट बात और याद कर लो, ये रटना ही पड़ेगा, इनका कोई चारा नहीं है, बाकी थोड़ा सा दिमाग से समझ भी सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, राजस्थान में वर्षा की सबसे अधिक परिवर्तनशीलता कहाँ देखने को मिलती है, जैसलमेर में। परिवर्तनशीलता अधिक का मतलब यानी यहाँ फिक्स नहीं है, परिवर्तनशीलता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कम कहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ वर्षा हो जाती है, तो न्यूनतम परिवर्तनशीलता झालावाड़ में पाई जाती है। तापमान को मापन जो यंत्र होता है वो थर्मामीटर कहलाता है। गहराई को जो मापा जाता है वो फेदामीटर में। सिज्मोमीटर जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। सेक्सटेंट ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु होता है। एपिडोस्कोप सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाता है, वो होता है। और एक प्रश्न हो रहेगा, वायु दाब को किसमें मापा जाता है, वायु दाब को मिली बार में। किसमें, मिली बार के अंदर। ये बात भी तुम याद रखना। बोलो इतनी बात तुम्हें समझ में आई। तो कल हम पढ़ेंगे कोपेन के बारे में, कोपेन, और उसके बाद जो हम है वो पढ़ेंगे कोपेन थॉर्नवेट वगैरह तीव्र था, वो सारे पढ़ेंगे। और उसके बाद अपने जो है वो पढ़ेंगे अल नीनो और ला नीनो क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत खुशी हुई और बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आपके साथ मिलने का मौका मिला, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।